गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने परावर्तन को स्टडी किया था, परावर्तन को डिफाइन किया, परावर्तन किसे कहते हैं, फिर परावर्तन कितने प्रकार का होता है, समतल परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, और परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन का पहला नियम और परावर्तन का द्वितीय नियम। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि सर हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा परावर्तन नियमों की व्याख्या को हम लेकर व्याप्त करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा परावर्तन नियमों की व्याख्या। तो टॉपिक क्या है आपका? तो टॉपिक है हाइगेन सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या बोल दो, या परावर्तन नियमों की व्याख्या बोल दो, परावर्तन नियमों की व्याख्या। ठीक है, तो हाइगेन सिद्धांत के द्वारा परावर्तन नियमों की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर बताया था मैंने आपको कि परावर्तन के नियम क्या है। तो सर बताया था कि सर पहला नियम तो क्या है कि सर समतल परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बताया था मैंने आपको सर ये आपका आपतन तल है, सर ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है और सर तल से टकराकर फिर से लौट गई है। तो सर ये आपतित किरण है, सर ये परावर्तित किरण है, और सर ये कोण आपका अभिलंब है, ये कोण आपका अभिलंब है। तो सर आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया कोण है वो कहलाता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। ये कोण आपका नॉर्मल, ये कोण है सर आपका आपतित किरण, और सर ये कोण आपका सर ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है सर। ठीक है, ये बताया था प्रकाश तरंग का किसी आपतन तल से टकराकर पुनः उसके माध्यम में लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाता है। और सर आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया कोण है परावर्तन कोण कहलाता है। और परावर्तन का पहला नियम क्या है? बहुत सिंपल है सर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसमें? समतल परावर्तन। तो परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार समतल परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों नियमों की हमें व्याख्या करनी है। किससे करेंगे सर? हाइगेन सिद्धांत से करेंगे। किससे करेंगे सर? हाइगेन सिद्धांत से करेंगे। तो हाइगेन सिद्धांत ने परावर्तन नियमों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले एक आपतन तल लिया। क्या लिया बेटा? एक आपतन तल की बात करेगा सर। ये लोग हमने एक आपतन तल ले लिया, कौन है? PQ। हाइगेन सिद्धांत ने, हाइगेन ने परावर्तन नियमों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम एक आपतन तल लिया और उस पर एक समतल तरंगाग आपतित कराया। क्या किया उसने? सर एक समतल तरंगाग AB, एक समतल तरंगाग ले लिया उसने, एक समतल तरंगाग AB आपतित करवाया। प्रकाश एक्चुअल में हमें करना क्या है? प्रकाश लेना है, प्रकाश किरणें आएगी, तल से टकराएगी और क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। तो हमें कौन सी घटना घटित करनी सर? परावर्तन। तो प्रकाश किरणें आ रही है, तल से टकरा रही है और टकरा कर क्या होगी? परावर्तित होगी। तो यहाँ हम प्रकाश को किस रूप में मानेंगे सर? तरंगाग के रूप में चलता मानेंगे, क्योंकि किस सिद्धांत को ले रहे हैं? हाइगेन सिद्धांत। तो हाइगेन सिद्धांत स्टडी कर रहे हो तो हम यह मानेंगे प्रकाश तरंगाग के रूप में संचरित हो रहा है। तो क्या होगा सर? एक तरंगाग आएगा, समतल तरंगाग आया, तल से टकरा रहा है, टकरा कर क्या हो रहा है? परावर्तित होगा। तो इस तरह से प्रकाश आ रहा है तरंगाग के रूप में और तल से टकरा कर फिर वो क्या होगा? परावर्तित होगा। तो कौन सी घटना घटित करनी है हमें? परावर्तन की। और परावर्तन घटना घटित करके क्या सिद्ध करना है कि सर यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या सिद्ध करना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो उसने एक आपतन तल ले लिया PQ आपका, और सर उस पर एक क्या है बताइए सर? एक समतल तरंगाग AB लिया है। क्या किया सर? एक समतल तरंगाग AB लिया है और इस तल पर इसको आपतित करवाया। ठीक है, तो देखो इस समतल तरंगाग AB में बहुत सारी प्रकाश किरणें ज्वाइंट होकर आ रही है। इसमें बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं जो इसके साथ में रनिंग है, तरंगाग के लंबवत दिशा में संचरित है। पर हम लोग केवल यहाँ पे दो ही प्रकाश किरण की बात करेंगे। एक प्रकाश किरण जो इसके टॉप पर चल रही है और सर एक प्रकाश किरण जो इसकी बॉटम पर है। इस तरह से एक AB समतल तरंगाग है। वैसे इसमें सर बहुत सारी प्रकाश किरणें हैं, लेकिन आप केवल दो ही प्रकाश किरण ले रहे हैं, एक तो बिंदु B टॉप पर और सर एक बिंदु A पर बॉटम पर। ठीक है, तो देखो इसमें डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम ड्रॉ करना ढंग से आपको आ रहा है तो आप इजी गोइंग हाइगेन सिद्धांत को लेकर परावर्तन नियमों की व्याख्या कर लेंगे। ऐसे सर जब हम हाइगेन सिद्धांत को लेकर परावर्तन नियमों की व्याख्या करेंगे और अपवर्तन नियमों की व्याख्या करेंगे तो सर वहां पर भी डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा। तो डायग्राम पे आपको ढंग से काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया बताइए? एक आपतन तल ले लिया और एक समतल तरंगाग
ए बी आपतित कराया और सर उस पर 2 प्रकाश किरणों की परिकल्पना कर ली, एक बिंदु बी से पारित होती है और एक बिंदु ए पर पारित होती है। ठीक है, अब आप देखो क्या है यहाँ पे कि सर जो बिंदु ए पर जो प्रकाश किरण है, बिंदु ए पर जो प्रकाश किरण है सर इस समय सर वो तो आपतन तल से टकरा चुकी है, जबकि इस समय बिंदु बी पर जो प्रकाश किरण है सर वो अभी कहीं तल से टकरा नहीं चुकी है, वो तो कहीं पीछे है, वो तो कभी आगे जाएगी, फिर तल से टकराएगी, फिर परावर्तित होगी। तो देखो अगर हम यहाँ इस कंडीशन को देखते हैं तो बिंदु ए पर जो प्रकाश किरण है सर वो तल से टकरा चुकी है और इसके बाद परावर्तन की स्थिति में आ चुकी है, तो यहाँ से उसका परावर्तन होगा सर। जबकि बिंदु बी पर जो प्रकाश किरण है, बिंदु बी पर जो प्रकाश किरण है सर अभी वो परावर्तन की स्थिति में नहीं है, उसको कहीं आगे चलना पड़ेगा और तल से टकराएगी और फिर कहीं उसका परावर्तन होगा। तो हम यही मान रहे हैं कि माना बिंदु बी से प्रकाश किरण, माना बिंदु बी से प्रकाश किरण सर इस माध्यम में चल रही है, तो माना इस माध्यम में वेग कितना है, c है, आपका पहला माध्यम है। दूसरे माध्यम में तो प्रकाश को जाना ही नहीं है, इसलिए एक ही वेग ले लो कि माना इस माध्यम में वेग कितना है, c है। तो माना बिंदु बी से प्रकाश किरण c वेग के साथ t समय में, कितने टाइम में, t टाइम में आगे की ओर चलती है और इस तल के बिंदु तक टकराती है। कौन सा बिंदु होगा सर, ये हमारा होगा बिंदु a डैश। क्या होगा, a डैश। देखो हमें एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है कि सर हमें एक समतल तरंगाक ए बी हमने ले लिया है, उसको तल से आपतित करवा रहे हैं। अब ये तरंगाक तल से टकराएगा और क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तित। तो आपतित तरंगाक ए बी तो हमें लुकआउट हो रहा है, वो तो नजर आ रहा है, पर हमें किसको सर्चिंग करना है सर, हम ढूंढेंगे कि जब ये तल से टकराकर परावर्तित हो जाएगा तो हमें सर परावर्तित तरंगाक को सर्च करना है। कुल मिला के हमें ए डैश बी डैश, ए बी तो कौन है, आपतित तरंगाक है, समतल तरंग, आपतित समतल तरंगाक है, और हमें किसको सर्च करना है, ए डैश बी डैश को सर्च करना है कि जो परावर्तित तरंगाक होगा, जो एक समतल तरंग आपतित हो रहा है तल से टकराएगा, टकराकर परावर्तित होगा, तो सर परावर्तित तरंगाक ए डैश बी डैश को हमें सर्च करना है। तो देखो माना बिंदु बी से प्रकाश किरण c वेग के साथ t समय में माध्यम में चलता हुआ बिंदु a डैश पर इसको आके टकराता है। तो देखो बिंदु a डैश तो हमें मिल गया, समतल तरंगाक जो परावर्तित तरंगाक है उसका एक बिंदु b डैश तो हमें मिल चुका है। तो माना बिंदु बी से प्रकाश किरण c वेग के साथ t समय में बिंदु a डैश तक आता है। तो बताओ कितनी दूरी उसने ट्रैवलिंग की, तो आप देखो b a डैश, तो कितना आएगा, तो दूरी क्या होता है सर, वेग इनटू समय। तो वेग कितना था, c वेग के साथ आया, टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, c, डिस्टेंस कितना होगा, वेग इनटू समय, ये दूरी हमने निकाल ली। तो सर हम कह सकते हैं कि सर यहाँ ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, cp है। ठीक है, तो बिंदु बी से प्रकाश किरण c वेग के साथ t समय में बिंदु a डैश तक पहुंचती है और कितनी दूरी ट्रेवल करती है सर, ct दूरी ट्रेवल करती है। ठीक है, हमें a डैश मिल गया। अब सर हमें a डैश तो मिल गया, पर सर अब b डैश को ढूंढो सर, हमें ढूंढना है सर परावर्तित तरंगाक। हमें किसको ढूंढना है सर, परावर्तित तरंगाक को सर्च करेंगे हम। तो सर परावर्तित तरंगाक को सर्च करिए, बी डैश अभी वो ढूंढना है। तो देखो ये जो प्रकाश किरण बिंदु बी से कहां आई, ए डैश पर, तो जो प्रकाश किरण बिंदु ए पर चुन रहे हो सर ये परावर्तित होकर कहां जाएगी, बी डैश पर। तो ये प्रकाश किरण तो बी से ए डैश तक जाएगी और ये प्रकाश किरण ए से कहां जाएगी, बी डैश तक जाएगी। तो वो बिंदु बी डैश हमें सर्च करना होगा। ए डैश तो हमें मिल गया, ठीक है, अब हमें किसको ढूंढना है, बी डैश को ढूंढना है। तो सर बी डैश कैसे सर्च करेंगे, किस तरह से हम बी डैश सर्च कर सकते हैं। तो देखो बी डैश सर्च करने के लिए क्या है, आप देखो यहाँ जो प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण थी वो बिंदु बी से c वेग के साथ t टाइम में कहां तक आई, a डैश तक। कितनी दूरी ट्रैवल की सर, ct दूरी ट्रैवल की। तो जितने समय में ये प्रकाश किरण a डैश तक आती है उतने समय में ये प्रकाश किरण a से कहां जाएगी, b डैश तक जाएगी। कहां पे जाएगी, b डैश तक जाएगी। तो सर कितनी दूरी जाएगी, तो आप देखो जो पहली प्रकाश किरण है सर वो भी उसी माध्यम में ट्रैवलिंग कर रही है, किस वेग के साथ, c वेग के साथ। कितने टाइम में, t टाइम में। कितनी दूरी ट्रैवल हुई, ct, तो उसी माध्यम है। तो अगर बिंदु a पर जो प्रकाश किरण है सर वो भी क्या होगी सर, परावर्तित होगी, और सर परावर्तित होकर उसी माध्यम में ऐसे लौटेगी, इसी माध्यम सर इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो हो सकता है सर उसका पथ तो ये भी हो सकता है, ये पथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसका जो पथ है वो तो बहुत कोई सा भी हो सकता है, पर ये तो श्योर है कि सर अगर ये बिंदु प्रकाश किरण बी से ए डैश तक ct दूरी ट्रैवल करके आई है t टाइम में, तो सर नेचुरल है बिंदु a से जो प्रकाश किरण है सर वो भी इस टाइम t में कितनी दूरी ट्रैवल करेगी सर, ct दूरी ही ट्रैवल करेगी। क्यों, क्योंकि सर दोनों प्रकाश किरण के लिए माध्यम एक ही है और एक ही माध्यम में वेग क्या होता है, समान होता है। एक ही माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, समान होता है। अलग अलग माध्यम होगा तो वेग क्या होगा, अलग अलग होगा।
तो दोनों प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में है, इसलिए इसका वेग भी कितना है c और इसका वेग भी कितना है c, और दोनों के पास टाइम क्या है बराबर, तो नेचुरल है दोनों के द्वारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी। तो सर ये b से कहां आया a डेक्स, ct दूरी ट्रैवल करता हुआ, तो सर ये a से कहां जाएगा b डेक्स तक, कितनी दूरी ट्रैवल करेगा ct दूरी। तो b डेक्स की स्थिति ज्ञात करने के लिए, b डेक्स की स्थिति ज्ञात करने के लिए हाइगन ने क्या बोला सर, b डेक्स की स्थिति ज्ञात करनी, उसने कहा कि बिंदु a को सेंटर मानते हुए, बिंदु a को सेंटर मानते हुए क्या करना है सर, ct त्रिज्या का चाप ड्रॉ करना है। इस बिंदु a को सेंटर मानो और सेंटर मानकर ct त्रिज्या का चाप ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो आप देखो चाप का कोई भी बिंदु ले लो सर, आप ये बिंदु लो, ये बिंदु लो, ये बिंदु लो, ये बिंदु लो, इसका कोई भी बिंदु किसका काम करेगा सर, बिंदु b डेक्स का काम करेगा। इसका एवरी पॉइंट किसका काम करेगा, b डेक्स का। क्यों? क्योंकि सर देखो अगर आप ये परावर्तन के पास हो सकता है इस पथ पे चली जाए, परावर्तन के पश्चात ये हो सकता है इस पथ पे आ जाए, परावर्तन के पश्चात हो सकता है ये इस पथ पर आ जाए, ठीक है। किसी भी एंगल पे ये परावर्तित हो सकती है, तो ये इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, तो कहीं से भी जाए। देखो अगर ये बिंदु b डेक्स है तो ये ट्रैवलिंग दूरी कितनी है ct, ये दूरी भी कितनी है ct और ये दूरी भी कितनी है ct। डिस्टेंस क्योंकि आपने ct दूरी का चाप खींचा है तो ये डिस्टेंस कितनी है ct, ये डिस्टेंस कितनी है ct और ये डिस्टेंस कितनी है ct। तो कुल मिला के ये बिंदु भी b डेक्स हो सकता है, ये बिंदु भी b डेक्स हो सकता है और सर ये बिंदु भी b डेक्स होता है। मतलब चाप का एवरी पॉइंट b डेक्स हो सकता है, चाप का प्रत्येक बिंदु ही b डेक्स की स्थिति को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सर बिंदु a से उसकी डिस्टेंस क्या है बराबर। अब क्वेश्चन ये बना सर एक्चुअल b डेक्स कौन सा होगा, वो कैसे सर्च करें। आपने कहा कि सर इस ये बिंदु b डेक्स हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सर एक्चुअल b डेक्स कौन सा होगा। तो देखो एक्चुअल b डेक्स इसकी ज्ञात करने के लिए पहले तो आपने चाप ड्रॉ कर ही दिया, बिंदु a को सेंटर माना, उस ct त्रिज्या का चाप खींच दिया, चाप का एवरी पॉइंट ही b डेक्स हो सकता है। पर एक्चुअल b डेक्स कैसे निकालें, तो सर उसके लिए आप क्या करें, a डेक्स से इस चाप पर टेंजेंट डालें। क्या करें, बिंदु a डेक्स से इस जो चाप है उसमें क्या डालना है, टेंजेंट डालना है, स्पर्श रेखा डालनी है। क्या डालनी है, स्पर्श रेखा डालनी। तो देखो आप इस पे स्पर्श रेखा डाल दो इस तरह से, ये क्या कर दिया हमने, इस पे एक टेंजेंट डाल दी। तो टेंजेंट इस चाप को किसी ना किसी बिंदु पे क्या करेगी, स्पर्श करेगी। आप जानते हो कि चाप पर अगर टेंजेंट डालोगे तो डेफिनेटली वो केवल एक बिंदु पर क्या करती है, इसको कॉन्साइड करेगी। जैसे सर्किल नहीं होता क्या आपका, इस पे टेंजेंट डालो तो सर एक ही बिंदु पे टच कर, ठीक है। तो जब इस पे हम टेंजेंट डालें तो किसी एक बिंदु पर ये इसको स्पर्श करेगी। तो जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है सर वही कौन होता है, b डेक्स होगा, वही कौन होगा, b डेक्स होगा। तो अब हम कह सकते हैं प्रकाश में परावर्तन इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अगर इधर जाएगी तो ये b डेक्स है, इधर जाएगी तो ये b डेक्स होगा, इधर जाएगी तो ये b डेक्स होगा। तो एक्चुअल b डेक्स कैसे निकालेंगे सर, इससे टेंजेंट डाल दो, तो जिस बिंदु पर ये कॉन्साइड करेगा सर वो b डेक्स होगा। तो कुल मिला के प्रकाश किरण ना तो इधर से जाएगी, इस तरह से हमें अब b डेक्स मिल गया। तो प्रकाश किरण किधर से सर्च करेगी बताइए सर, जहां आपका b डेक्स है, जहां आपका क्या है b डेक्स होगा। तो इस तरह से आप देखें सर, इस तरह से चलेगा सर, ये होगा आपका b डेक्स। ये लीजिए, देखो ना डायग्राम आपको ढंग से बनाना आना चाहिए, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। तो इस डायरेक्शन में उसको परावर्तित होना, इस एंगल पे जाएगी और ये आपका b डेक्स होगा। तो इस तरह से हमने b डेक्स सर्च किया। और ये जो a डेक्स b डेक्स है, ये कौन आपका b डेक्स है, ये कौन आप a डेक्स है। तो सर इस तरह से इसको आप करें, इसके समांतर लाइन ड्रॉ कर दें। तो सर ये कौन होगा, a डेक्स b डेक्स। क्या होगा सर, ये परावर्तित तरंगा। कौन होगा सर, ये परावर्तित तरंगा होगा, ठीक है। इसके समांतर आप ड्रॉ करें। क्यों सर, आपने पहले बता दिया, यहाँ हम समतल परावर्तन की बात क्या कर रहे हैं सर, परावर्तन के नियम डिफाइन करेंगे सर। पहला नियम, सेकंड नियम प्रूव करना है। तो जब ये सर ये फर्स्ट नियम में प्रूव कब होगा, कब होगा, जब आप समतल परावर्तन की बात करेंगे। क्योंकि समतल परावर्तन में ही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आप विचलित परावर्तन की बात करोगे तो सर वहां पे तो दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो अगर ये प्रूव करना है तो हम यह मान के चलेंगे यह समतल परावर्तन है। और समतल परावर्तन में अगर प्रकाश किरणें पहले आप समांतर एक दूसरे के, तो परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही होगी। तो इसके समांतर आप ड्रॉ कर दें। तो ये a डेक्स b डेक्स क्या होगा आपका सर, ये हमारा क्या होगा, एक विस्तृत सॉरी ठीक है क्या होगा सर, परावर्तित तरंगा होगा। क्या होगा, परावर्तित। तो इस तरह से हमने
परावर्तित तरंगांक एडेक्स बीडेक्स को सर्च कर लिया। ठीक है, तो यहां तक देखो सिंपल है। आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसको थोटिकल हमें लिखना पड़ेगा कि हमने डायग्राम बना लिया, पर हमने इसमें क्या प्लान किया, कैसे इसको ड्रॉ किया, तो उसी को हमें इनवर्स शब्दों में लिखना पड़ेगा, वही हमारी थ्योरी हो जाएगी। तो कैसे, देखो क्या किया, हाइगेन ने परावर्तन नियमों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम एक आपतन तल PQ का चुनाव किया और उस पर एक समतल तरंगांक AB आपतित करवाया, उस पर एक समतल तरंगांक AB आपतित करवाया। ठीक है, फिर बोलेंगे कि यहाँ हम समतल तरंगांक पे दो प्रकाश किरण का चुनाव करते हैं, एक बिंदु A पर कोइंसाइड कर रही है और एक बिंदु B पर कोइंसाइड कर रही है। फिर बोलेंगे बिंदु A पर प्रकाश किरण, बिंदु A पर प्रकाश किरण परावर्तन की स्थिति में है, बिंदु A पर प्रकाश किरण परावर्तन की स्थिति में है, जबकि बिंदु B पर प्रकाश किरण अभी परावर्तन की स्थिति में नहीं है। तो माना बिंदु B से प्रकाश किरण, माना बिंदु B से प्रकाश किरण c वेग के साथ t समय में, c वेग के साथ t समय में बिंदु A' तक पहुंचती है। तो स्पष्ट है B' कितना होगा सर, CT होगा, कितना होगा, CT होगा। तो A' मिल गया। अब किसको ढूंढना है, B' को। भी बोलेंगे बिंदु B' की स्थिति ज्ञात करने के लिए, बिंदु B' की स्थिति ज्ञात करने के लिए बिंदु A को सेंटर मानते हुए, बिंदु A को सेंटर मानते हुए CD त्रिज्या का चाप खींचेंगे, CD त्रिज्या का चाप खींचेंगे तथा बिंदु A' पर उसको क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे और बिंदु A' पे क्या डालेंगे, टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचेंगे। चाप तथा स्पर्श रेखा का संपर्क बिंदु, चाप तथा स्पर्श रेखा का संपर्क बिंदु ही बिंदु B' की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। Adex Bdex परावर्तित तरंगांक होगा, Adex Bdex क्या होगा, परावर्तित तरंगांक होगा। तो यहां तक हमने डायग्राम बनाया और साथ में इसकी थ्योरी भी लिख दी। अब हमें क्या किस पे आना पड़ेगा सर, अब हमें प्रूफ करना है। सर अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी CT, तो ये भी कितना चल के आ रहा है CT, तो ये ट्रैवलिंग भी कितनी होगी CT, Bdex भी कितना है CT, तो Abdex भी कितना है CT। ओके ना, अब आप यहां पर आइए कि सर हमें अब नियमों को प्रूव करना है। डायग्राम बना लिया आपने, अब सर प्रूव करो कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या प्रूव करना है कि सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये है पहला नियम। तो इसको कैसे प्रूव करें सर, आपको I इक्विवेलेंट R करना है, तो आप डायग्राम पे आके काम करना शुरू करें। और देखो डायग्राम पे आप काम करना चाहोगे तो हमें सर I बराबर R प्रूव करना है। तो आप देखो इसमें ना तो एंगल I डिस्प्ले हो रहा है, ना एंगल R डिस्प्ले हो रहा है। आप देखो ना तो I यहाँ पे है, ना R भी यहाँ पे है। तो हमें पहले इस डायग्राम में एंगल I को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा और R को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम I और R दोनों को दिखाएंगे। तो थोड़ा सा डायग्राम पे काम और करें। सर देखो ये कौन है आपका, सर ये है आपतन तल, ठीक है। और सर ये कौन है, आपतित किरण। तो देखो आप यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ करें, ये तो आप जानते हैं सर तल के लंबवत जो रेखा खींचोगे वो क्या होता है, अभिलंब या नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक अभिलंब ड्रॉ किया। तो अब देखो ये कौन है, आपतित किरण, और सर ये कौन है, अभिलंब। और हम जानते हैं आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण होता है सर वो आपतन कोण होता है। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण होता है सर वो आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। पर आप यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, आपतन कोण I बना रही है। तो ये ध्यान रखना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है ये आपतन तल, ये जो आपतित समतल तरंगांक है सर वही कोण किससे बनाएगा, तल के साथ बनाता है। ये आपका तल है, ये आपतन तल है, ठीक है। तो क्या बोला कि सर आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है ये आपतित तरंगांक वही कोण किससे बनाएगा सर, तल के साथ बनाएगा। किससे बनाएगा सर, तल के साथ बनाता है, ठीक है। आपतन तल के साथ बनाता है। ऐसे ही देखो आप, तो ये I है तो ये भी कौन होगा, I। आप देखो ऐसे देखो आप यहाँ पे सर ये कौन है, सर ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर भी सर हम एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। सर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं सर, एक अभिलंब नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अभिलंब है और ये कौन है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये कौन है आपका, परावर्तित किरण है, और सर ये कौन है आपका, अभिलंब नॉर्मल है, ठीक है। तो परावर्तित किरण और ये कौन है, अभिलंब है। और हम जानते हैं परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है सर, परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है सर, परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। ये था आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, आपतन कोण। तो ऐसे ही ये है परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, परावर्तन कोण। ये देखो ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब आपतन कोण, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये है परावर्तन कोण, ठीक है। तो वही बना है, पर मैंने बता दिया कि आपतित किरण अभिलंब के साथ
जितना कोण बनाएगी ये आपतित समतल तरंगांक वही कोण किससे बनाता है, तल के साथ बनाता है। ये समतल तरंगांक की कंडीशन। ऐसे ही परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, ये जो आपका परावर्तित तरंगांक कोण है a' b' वही कोण किससे बनाएगा, आपतन तल के साथ बनाएगा। तो ये कोण होगा स्मॉल r, कौन होगा ये स्मॉल r होगा। तो अब देखिए आप इस डायग्राम में आपको आपतन कोण भी नजर आने लग गया और आपको परावर्तन कोण r भी नजर आने लग गया। तो ये ध्यान रखना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हैं, ये आपतित तरंगांक और ये परावर्तित तरंगांक वही कोण किससे बनाएंगे, तल के साथ। तो ये आई है तो ये भी आई, और ये आर है तो ये भी आर। ठीक है, तो अब देखो इस डायग्राम में हमारे पास में एंगल आई भी नजर आ रहा है और एंगल आर भी नजर आ रहा है, और हमें क्या प्रूव करना है कि आपतन कोण यहाँ परावर्तन कोण के बराबर। तो देखो ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इस डायग्राम में दो आपको ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं। कौन सा है सर, एक त्रिभुज हम लेंगे ए बी और ये a' और वापस से a, ये पहला त्रिभुज है। हमने लिया त्रिभुज a b और a'। ओके, सेकंड त्रिभुज कौन सा लेंगे सर, ये लेंगे a फिर वापस से ये कौन है b' a' और वापस से a। तो ये सेकंड त्रिभुज है। त्रिभुज सेकंड कौन सा है, a b' और a'। ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज हम लेंगे और आप देखो कि जो हमारा एंगल आई है सर वो आ रहा है त्रिभुज ए बी और a' में, इसमें आ रहा है एंगल आई। और जो सर हमारा एंगल आर है, परावर्तन कोण है, सर वो किस में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है ए b' a' और वापस से a। तो ये इसमें आर आएगा। तो आप देखो ये जो दोनों त्रिभुज हैं सर, एंगल आई आ रहा है ए बी a' में, और सर एंगल आर किस में आ रहा है, ए b' और a' में। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं उनको हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके दोनों ट्रायंगल हमने लिए हैं सर, उनको हम क्या करेंगे सर, सर्वांग सिद्ध करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। और सर्वांग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग में क्या होता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज में अपने तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी, संगत भुजाएं होनी चाहिए। ऐसे एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज में अपने संगत तीनों कोणों के बराबर होते हैं। तो यहाँ ये I और ये जो R है वो आपस में संगत कोण है। ये I तो आ रहा है ए बी a' में और R किस में आ रहा है, ए बी a'। तो अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सिद्ध कर दें, अगर यहाँ पे हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दें तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अपने आप क्या प्रूफ होगा कि I किसके बराबर है, R की, क्योंकि यहाँ दोनों त्रिभुजों को हम स्टडी करेंगे तो I और R दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। और सर्वांग में क्या होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज में अपने संगत कोणों के बराबर होते हैं। ऐसे एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज में अपने संगत भुजाओं के बराबर होती है। तो अगर आप प्रूव करना चाहते हो I इक्वलेंट R, तो उसके लिए क्या प्रूव करो कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो अब सर सर्वांग सम कैसे प्रूव करें, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के तीन मेथड है जो हमने 9th या 10th लेवल पे स्टडी किए हैं, आपने पहले किए हैं। तो कोई भी दो त्रिभुज अगर आप सर्वांग सम सिद्ध करना चाह रहे हैं तो उसके तीन मेथड है, तीनों में से आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करें सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। पहला मेथड तो क्या है, पहला मेथड तो ये है कि आप तीनों भुजाएं बराबर करो। इस पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं लो और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर कर दो, ठीक है, तो सर्वांग सम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप तीनों भुजाएं बराबर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करें, या तो तीनों भुजाएं बराबर करो या फिर क्या करो, दो तो भुजा बराबर करो और एक कोण बराबर करो। दोनों त्रिभुजों में दो तो भुजा बराबर करो और एक कोण बराबर कर दो, तो सर्वांग सम हो जाएगा। और तीसरा तरीका यह है कि एक तो भुजा करो और दो कोण बराबर करो। तो तीनों में से कोई भी एक मेथड आपको देखना है, अप्लाई करना है। अगर एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर कर दी तो सर्वांग सम हो जाते हैं, या फिर दो भुजा एक कोण बराबर करो तो भी सर्वांग सम हो जाएंगे, या फिर एक भुजा और दो कोण बराबर करो तो भी सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ तीनों में से कोई सा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, इनकी दो तो भुजा बराबर करेंगे और एक कोण बराबर करेंगे। दो तो भुजा बराबर कर रहे हैं और एक कोण बराबर कर रहे हैं, तो ये त्रिभुज अपने आप क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो करिए आप कैसे सर्वांग सम हो जाओ, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो त्रिभुज ए बी और a' है उसमें देखो कौन है,
सर बी ए डैक्स कितनी दूरी है सी टी, सर ये बी ए डैक्स इसमें आ रहा है ए बी ए डैक्स में। फिर दूसरा सर आप देखो ए बी डैक्स और ए डैक्स, ए बी डैक्स और ए डैक्स, इसकी बात कर रहे हैं आप सर। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ठीक है, तो देखो इसमें ए बी डैक्स कितना है सी टी और ये बी ए डैक्स भी कितना है सी टी, तो एक भुजा तो आ रही है ए बी ए डैक्स में और एक भुजा आ रही है ए बी डैक्स और ए डैक्स में। तो सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि बी ए डैक्स किसके बराबर है, ए बी डैक्स के बराबर है। किसके बराबर है, ए बी डैक्स के बराबर है। ये जो आपका बी ए डैक्स है वो भी कितना है सी टी और ए बी डैक्स भी कितना है सी टी, तो सर ये दोनों ही क्या है सी टी है, ये दोनों ही सी टी। ये डिस्टेंस कितनी है सी टी ट्रैवलिंग कर रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है सी टी ट्रैवलिंग कर रहा है। तो इस त्रिभुज की एक भुजा ए बी ए डैक्स, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा ए बी डैक्स के बराबर। तो देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, तो दो हमने एक भुजा दोनों की बराबर कर दी। दूसरा सर दूसरा हम यूज करना चाह रहे हैं कि सर इसमें एक भुजा कॉमन है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखें ना तो एक भुजा ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। कौन सी सर, देखो आप चलाओ, ए बी ए डैक्स और वापस से ए ए डैक्स आया इस त्रिभुज में। अब दूसरे त्रिभुज चलो, इसमें चलो ए बी डैक्स ए डैक्स और वापस ए डैक्स से ए, तो ये ए ए डैक्स भुजा है वो सर दोनों में आ रही है, तो हम बोलेंगे ए ए डैक्स इक्विवेलेंट ए ए डैक्स। कौन है सर, उभयनिष्ठ भुजा है सर। क्या है सर, ये कॉमन भुजा है दोनों में, ठीक है। तो आप देखो ये भुजा दोनों में कॉमन है, तो हमने इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर कर दी। एक तो बी ए डैक्स ए बी डैक्स के बराबर सी टी है दोनों, फिर सर ए ए डैक्स बराबर ए ए डैक्स, ये दोनों में कॉमन है तो दो भुजाएं बराबर कर दी। अब तरीका क्या है, या तो एक भुजा बराबर और कर दो अगर कर सकते हैं, तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक एंगल बराबर कर दो। तो देखो यहाँ पर हम तीसरी भुजा बराबर नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे एंगल बराबर करेंगे। एंगल कैसे, देखो सर ये एंगल कितना है 90 डिग्री कोण बी और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ बोलेंगे तीसरा क्या बोलेंगे, कोण एंगल बी इक्विवेलेंट क्या है बी डैक्स, क्योंकि दोनों ही क्या है समकोण है, दोनों ही कौन है समकोण है, 90 डिग्री है। क्यों सर 90 डिग्री क्यों है, तो आप देखो ये कौन है समतल तरंगाल ए बी और सर ये कौन है प्रकाश किरण, और हम पहले बता चुके हैं कि ये आपका तरंगाल है। तो प्रकाश किरण सदैव तरंगाल की क्या होती है, लंबवत दिशा में संचरित होती है। जब हमने तरंगाल को तरंगाल की विशेषताएं बताई है वहां दिखाया है कि प्रकाश किरण सदैव तरंगाल की लंबवत दिशा में संचरित होती है। प्रकाश किरण सदैव तरंगाल की लंबवत दिशा में संचरित होती है। तो देखो ये कौन है आपका समतल तरंगाल और ये कौन है प्रकाश किरण, तो आपस में क्या होगा 90। ऐसे देखो ये ए डैश बी डैश कौन है समतल तरंगाल और सर ये कौन है प्रकाश किरण, तो ये आपस में क्या होगा 90। तो एंगल बी इक्विवेलेंट एंगल क्या होगा बी डैश। तो आप देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या किया, दो तो भुजाएं बराबर कर दी और एक एंगल बराबर कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश क्या है सर सर्वांग सम है, किसके, त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश और ए डैश क्या है सर्वांग सम है, ठीक है। अब देखिए आप, तो सर्वांग सम है तो फिर इसकी सर्वांग सम की डेफिनेशन लगा दो, तो बोलेंगे सर्वांग सम की परिभाषा से इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण, तीनों कोण इस दूसरे त्रिभुज में अपने संगत कोणों के बराबर होंगे। तो ध्यान रखना एंगल आई पहले त्रिभुज का है, एंगल आर दूसरे त्रिभुज का है, और ये भी है कि दोनों आपस में संगत कोण भी होते हैं यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे सर्वांग सम की परिभाषा से कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, हम बोलेंगे यही क्या है, यही परावर्तन, परावर्तन का प्रथम नियम है, यही परावर्तन का पहला नियम है। तो देखो हाइगेन ने परावर्तन के पहले नियम को प्रूव भी कर दिया, हाइगेन ने जो परावर्तन है उसका पहला नियम प्रूव भी कर दिया है कि परावर्तन का पहला नियम प्रूव किया। कैसे किया, बहुत सिंपल है, दो त्रिभुज है उसमें, एक तो था ए बी ए डैश और एक क्या था ए डैश बी डैश और ए डैश, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों क्या किया, सर्वांग सम सिद्ध किया, दो तो भुजाएं बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दिया। और सर्वांग सम की परिभाषा क्या कहती है कि सर इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज में अपने संगत कोणों के बराबर होंगे, तो आई और आर आपस में क्या संगत है, दोनों आपस में बराबर। तो सर परावर्तन का पहला नियम तो प्रूव कर दिया, सर परावर्तन का द्वितीय नियम प्रूव और करो, परावर्तन का द्वितीय नियम हमें और करना है सर। तो परावर्तन का द्वितीय नियम देखो क्या कहते हैं, परावर्तन नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों
एक ही तल में उपस्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तो देखो इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डायग्राम में डिस्प्ले हो रहा है। इसको तो हम डायग्राम में कह सकते हैं सर ये कौन है, आपतित किरण, कहां पर है, बोर्ड पर। ये कौन है, परावर्तित किरण, कहां पर है, बोर्ड पर। और सर ये कौन है, अभिलंब, ये कौन है, अभिलंब, ये भी कहां पर है सर, बोर्ड पर। तो आपको डायग्राम से डिस्प्ले हो रहा है, तो आप बोल दो चित्रानुसार स्पष्ट है, चित्रानुसार स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित है, तीनों एक ही तल में उपस्थित है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो द्वितीय नियम को तो हमें डायग्राम से ही बोलना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आपतित तरंगाक, परावर्तित तरंगाक और अभिलंब एक ही तल में उपस्थित है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस तरह से हाइगेन ने परावर्तन के नियमों की व्याख्या की। तो इस प्रकार से हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया आपका कि परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम। तो परावर्तन तो क्या था, प्रकाश तरंग का किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम क्या था, समतल परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। और नियमों को प्रूव करने के लिए हाइगेन ने इसको प्रूव किया, उसने डायग्राम बनाया, ठीक है, आपतन तल लिया, उसने एक समतल तरंगाक आपतित करवाया और एक परावर्तित तरंगाक a' b' को सर्च किया और इसमें कितने त्रिभुज बने, दो त्रिभुज बने। एक तो त्रिभुज बना a b a' और एक बना a b' a'। और I बराबर R करने के लिए क्या किया सर, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध किया। उसके लिए क्या किया, दो तो भुजाएं बराबर कर दी और एक कोण बराबर कर दिया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम है तो इस पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के अपने संगत कोणों के बराबर होगा। तो I बराबर क्या हुआ, R। तो यही परावर्तन का पहला नियम है। और डायग्राम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित है, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो इस तरह से हमने पूरा टॉपिक किया, परावर्तन क्या है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के नियम क्या है, और लास्ट में हमने परावर्तन नियमों की व्याख्या भी की। सर किससे, हाइगेन सिद्धांत के द्वारा। तो एक टॉपिक हमने पूरा किया, 5 टॉपिक हमारे पास में है, 5 में से हमने पहला टॉपिक पूरा कर लिया, परावर्तन, परावर्तन के नियम और उनकी व्याख्या। अब हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं। तो सेकंड टॉपिक क्या है, तो सेकंड टॉपिक है अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है और फिर अपवर्तन नियमों की भी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, तो अब टॉपिक हमारा क्या है, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और फिर अपवर्तन नियमों की व्याख्या। ठीक है, तो हम सेकंड टॉपिक पे आइए। अब हम बात कर रहे हैं बेटा अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। देखिए सर, अपवर्तन क्या है, हमने भी आपको बताया था सर, ये हमारा आपतन तल है। तो परावर्तन में तो क्या होता है, प्रकाश की तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जबकि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से, देखो तल के ऊपर पहला माध्यम है और तल के नीचे कौन सा है, दूसरा माध्यम। ये जो आपका आपतन तल है वही दूसरे माध्यम का काम करेगा। ऊपर पहला माध्यम है और आपतन तल जो है वो दूसरा माध्यम हो गया। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये आपका आपतन तल है, ये इस तरह से आएगी और तल से टकराएगी। तो ये पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, जैसे ही प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो क्या होगा सर, अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। ऐसे या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब से पास आएगी। ठीक है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, हट जाती है मूल पथ से। देखो देखिए, आप समझिए सर, ये है इसका मूल पथ सर, ये इस पथ पे जा रही है।
जाना इस पथ पे था सर, ये इसका मूल पथ था, पर देखो ये जैसे दूसरे माध्यम में तो अपने पथ से हट गई, अपने पथ से इस तरह से झुक गई अंदर की तरफ, ये ऐसे इधर भी जा सकती थी, पर यही अपवर्तन है, मूल पथ से हटना। अब विचलन इसका नीचे की तरफ भी हो सकता है तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ये अभिलंब की ओर भी झुक सकती है और अभिलंब से दूर भी हट सकती है, कोई सा केस भी होगा, ये अलग अलग केस में मिलेगा। पर हमें ये देखना है कि अभिलंब से दूर हट रही है पास, दोनों ही घटनाएं किसको दिखाती है, अपवर्तन को दिखाती है। मूल पथ से विचलित होना है, अब विचलित आप नीचे की तरफ भी हो सकते हो और ऊपर की तरफ भी हो सकते हो। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पर्थकारी तल पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो पर्थकारी तल पर प्रकाश किरण का अपने मूल पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं सर, अपवर्तन बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन रिएक्शन समझ में आई, बहुत सिंपल है। प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पर्थकारी तल पर प्रकाश किरण का अपने मूल पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है तो वही कहलाता है अपवर्तन। क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो आप है ना फेज डायग्राम बनाइए। तो ये आपतन तल है, ये क्या है, आपतित किरण है। जब एक और दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने तल से क्या होगी सर, ये इस तरह से विचलित हो गई, अपने तल से क्या होगी, अपने मूल पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई है। ठीक है, तो एक आप अभिलंब भी ड्रॉ कर लें, यहाँ पे बताया था सर, इसका अभिलंब ड्रॉ करें आप यहाँ पे। ये तो ये कौन है सर, आपका अभिलंब है, तल के लंबवत 90 डिग्री पे आप लाइन कहते हो, वो अभिलंब को शो करेगा। ठीक है, तो ये तो कौन है आपका आपतन तल। सर ये कौन है सर, ये किरण आपतित हो रही है तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। ठीक है, ये कौन है आपका अभिलंब है। सर ये कौन है, सर ये है जैसे ही मतलब तो पर्थकारी तल पे क्या होगा सर, ये अपवर्तित होगी। क्या है सर, अपवर्तन हो चुका है इसका, इसलिए बोलेंगे इसको अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये कौन है आपका अपवर्तित किरण। तो एक तो कौन है आपतित किरण और एक कौन है आपका अपवर्तित किरण, एक कौन है आपका अपवर्तित किरण है। और सर ये कौन है आपका अभिलंब, ये कौन है आपका अभिलंब। और एक चीज और देखो कि आपतित किरण यहां पर भी अभिलंब के साथ कोण बना रही है, आपतित किरण अभिलंब से कोण बना रही है, तो इसे बोलेंगे आपतन कोण डिनोटेड बाय आई। आप देखो ये जो आपका अपवर्तित किरण है सर, ये भी अभिलंब से कोण बना रही है, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन कोण बोलते हैं। आर से नोट हम करेंगे सर, आर को हमने परावर्तन कोण में भी डिफाइन किया। देखो ऐसे जब परावर्तन किया ना ऐसे यूं करके, तो देखो सर ये आपतित किरण है, ये आई, ये परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण आर। तो ये आर परावर्तन कोण को डिनोटेट करता है और आर अपवर्तन कोण को डिनोट करता है। अगर परावर्तन में लिख रहे हो तो आर परावर्तन कोण को डिनोट करेगा, लेकिन अगर अपवर्तन की बात कर रहे हो तो आर किसको दिखाएगा, अपवर्तन को। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आपका अभिलंब होता है। अब आपतन कोण कौन बना रहा है, अभिलंब के साथ, और अपवर्तन कोण भी कौन किससे बनता है, अभिलंब के साथ। आई और आर दोनों ही अभिलंब से बन रहे हैं, पर वो कौन बना रहा है इस पे डिपेंड करता है, इसलिए उसका नाम हुआ कि यहाँ आपतित किरण ने अभिलंब से कोण बनाया, इसलिए बोल दिया इसको आपतन कोण। और ये कोण किससे बनाया, अपवर्तित किरण ने अभिलंब से बनाया, इसे बोल दिया अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये आपतन तल है, ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया। और आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे हमने आपतन कोण बोला, और अपवर्तित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसे हमने क्या बोला, अपवर्तन कोण बोला। तो यही हमने बोला, अपवर्तन को हमने डिफाइन किया। सर अपवर्तन क्या है, तो बहुत सिंपल है। प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पर्थकारी तल पर प्रकाश किरण का अपने मूल पथ से विचलित हो जाने की घटना, अपने मूल पथ से विचलित हो जाने की घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इस घटना में एक तो आपतित किरण होगा, एक अपवर्तित किरण होता है, एक आपतन कोण होगा, एक अपवर्तन कोण होगा। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाएगा उसे हम आपतन कोण बोलेंगे, और अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। इसके बाद में हम अपवर्तन के नियमों की बात करेंगे कि सर अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो देखो जैसे परावर्तन में 2 नियम दिए गए, परावर्तन में कितने नियम थे, 2 नियम थे। तो ऐसे ही अपवर्तन के भी 2 नियम है। एक तो है अपवर्तन का प्रथम नियम,
एक तो कौन है अपवर्तन का प्रथम नियम, और सर दूसरा कौन है सर, दूसरा है अपवर्तन का द्वितीय नियम। ठीक है, एक तो कौन है अपवर्तन का प्रथम नियम है और एक कौन है अपवर्तन का द्वितीय नियम है। ठीक है, एक तो पहला नियम और एक दूसरा नियम। तो पहला और दूसरे नियम की बात करें, फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम तो बहुत सिंपल है, उसने कहा आपतन कोण ले लीजिए, अपवर्तन कोण भी ले लीजिए। आई और आर कौन है? आई तो कौन है आपतन कोण और आर कौन है अपवर्तन कोण। तो उसने क्या बोला, उसने कहा सर आपतन कोण की ज्या ले ली, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं ज्या, कोस को बोलते हैं कोज्या। ठीक है, तो हम आपतन कोण की ज्या ले गए। उसने कहा अपवर्तन कोण की भी ज्या का मान निकालो, तो आपतन कोण की ज्या लेना है, अपवर्तन कोण की ज्या लेना है और इसमें इसका डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निकालो, ये माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका मान कहां जाएगा? माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही अपवर्तन का पहला नियम है। यही अपवर्तन का पहला नियम क्या है? सिंपल है, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सर माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही है अपवर्तन का पहला नियम। जहां पे आई कौन है सर? आई है आपका आपतन कोण, आर कौन है सर? सर ये अपवर्तन कोण है। कौन है सर? ये अपवर्तन कोण है। और सर म्यू कौन है सर? म्यू तो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। कौन है सर? ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यही है अपवर्तन का पहला नियम। बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल ध्यान रख लीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। मैथमेटिकल ध्यान रखिए आप। ठीक है, और आप ध्यान रखो आई कौन है? आपतन कोण, आर कौन है? अपवर्तन कोण, और म्यू कौन है? सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अगर आपको ये मैथमेटिक्स ध्यान दो, अब इनवर्स आप बोल सकते हो उसको। देखिए क्या कह रहा है, देखो अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर है सर? माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही अपवर्तन का पहला नियम है। अपवर्तन के प्रथम नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम कई बार ये एग्जाम में स्नेल के नियम से भी पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है। लिखिए स्नेल का नियम क्या है, लिखो। तो ध्यान रखना कि अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है सर, उससे अपवर्तन का जो पहला नियम है उसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में स्नेल का नियम लिखो तो आप देखोगे स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही अपवर्तन का पहला नियम है और इसी को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने पहला नियम किया। सर सेकंड नियम क्या है? अपवर्तन का सेकंड नियम क्या है? तो जैसे देखो परावर्तन का सेकंड नियम क्या था सर? ये, ठीक है, ये कौन है? आपतित किरण। ये कौन है? परावर्तित किरण। सर ये कौन है? अभिलंब। तो क्या बोला था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तीनों बोर्ड पर ही दिख रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये है परावर्तन का द्वितीय नियम। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। देखो ये कौन है? आपतित किरण, ये कौन है? अपवर्तित किरण और ये कौन है? अभिलंब। क्या तीनों बोर्ड पर ही देखो आप चलाइए। सर ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। तीनों बोर्ड पे ही दिख रहे हैं आपको, तीनों बोर्ड पे ही लाइटिंग है। तो यही इसी को किसमें लिखा गया? अपवर्तन के द्वितीय नियम के रूप में लिखा गया। इसी को अपवर्तन का द्वितीय नियम लिखा गया कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार, अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो देखो हमने अपवर्तन की शुरुआत की आज के लेक्चर में कि अपवर्तन किसे कहेंगे, अपवर्तन को डिफाइन किया, फिर अपवर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो क्या है अपवर्तन? सर बहुत सिंपल है, प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल पर प्रकाश किरण का अपने मूल पथ से विचलित हो जाने की जो घटना है सर वही अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है सर? आई है, आर है। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया गया कोण वो आपतन कोण, अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो बनाया कोण वो अपवर्तन कोण कहलाता है। तो ये है सर अपवर्तन। फिर अपवर्तन के नियम क्या है? तो देखो अपवर्तन ने दो नियम दिए। एक तो है अपवर्तन का पहला नियम या स्नेल का नियम, दूसरा अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो पहला नियम तो आप मैथमेटिक्स ध्यान रखो कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू,
यहाँ ध्यान दीजिए, आई कौन है, आपतन कोण, आर कौन है, अपवर्तन कोण, और म्यू क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तन। तो मैथमेटिकल याद कर लीजिए, अब थ्योरेटिकल बोल सकते हैं इसको देखकर कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार या स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यही अपवर्तन का पहला नियम है या स्नेल का नियम। ठीक है, सेकंड नियम क्या है, तो सेकंड नियम तो जैसे परावर्तन का सेकंड नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ आपको ये बोलना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यही अपवर्तन का द्वितीय नियम, बहुत सिंपल है। अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और तीनों अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यही अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो हमने क्या स्टडी किया, अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे सर, अब आप बात करो, नेक्स्ट बात करेंगे तो सर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। जैसे हमने किया था परावर्तन के नियम और नियमों की व्याख्या किसने की थी, हाइगे ने। हमने हाइगे सिद्धांत को लिया, डायग्राम बनाया और फिर प्रूव किया परावर्तन का पहला नियम, द्वितीय नियम। तो ऐसे ही सर हमें यहाँ भी ये प्रूव करना पड़ेगा। आपने लिखा सर ये अपवर्तन का पहला नियम, स्नेल का नियम, हमने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू होता है। तो सर इसको आपने राइट डाउन करके आप हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्या इसको हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नियम को हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉइंग के द्वारा समझा सकते हैं। तो ये ड्रॉ किया जा सकता है, इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है, किसको लेकर, हाइगेन को लेकर। किसको लेकर, हाइगेन को। हाइगेन सिद्धांत को लेंगे और हम इस पहले नियम को भी प्रूव करेंगे और सेकंड नियम को प्रूव करेंगे। तो वो होगा हमारा हाइगेन सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन नियमों की व्याख्या। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करेंगे, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, ये हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा क्लास होगा वो होगा हाइगेन सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन नियमों की व्याख्या। इससे करेंगे तो हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम थ्योरी नहीं लिखा पा रहे, तो थ्योरी आप नोट से मेंटेन करेंगे। आपको हम व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपका, उस पे हम नोट्स डाल रहे हैं, पीडीएफ नोट्स डाल रहे हैं। तो उनको देखकर आप कंप्लीटली इनके नोट्स फेयर वर्क अच्छे से करेंगे, अच्छे से पूरे थॉटिकल क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि आपको अभी नए प्लान में अभी आया है, आप देखिए पेपर में गवर्नमेंट ने प्लान दिया है कि इस बार जो पेपर पैटर्न होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। इस बार शॉर्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, बड़े क्वेश्चंस कम आएंगे, छोटे क्वेश्चन के लिए बोला जा रहा है। तो आप जितने भी आर्टिकल या टॉपिक हम कर रहे हैं उस पर छोटे क्वेश्चन सर्च करो। सर छोटा क्वेश्चन सबसे पहले देखो, शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कि ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखो, आपतन कोण को डिफाइन करो, अपवर्तन कोण को परिभाषित करो। ठीक है, परावर्तन का प्रथम नियम कौन है, द्वितीय नियम कौन है, समतल परावर्तन किसे कहते हैं। तो शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट पे, मतलब जितने आप छोटे क्वेश्चन बना सकते हो। बड़ा आर्टिकल तो तैयार कर ही लिया, लेकिन अब उस बड़े आर्टिकल पे आप ये सोचो कि हम एक टॉपिक के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बनाए। इससे ज्यादा भी बन सकता है, अगर आप लग रहा है ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा भी बनाइए आप। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने के बाद में आपको हर टॉपिक भी कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। जैसे इस टॉपिक को देखिए, अपवर्तन की डेफिनेशन, फिर आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन का पहला नियम कौन है, द्वितीय नियम कौन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। स्नेल का नियम किसे कहेंगे, ऐसे ही परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम बताइए, परावर्तन का द्वितीय नियम बताइए, समतल परावर्तन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत परावर्तन से आप क्या समझते हैं। हाइगेन का तरंगाक सिद्धांत लिखिए, तरंगाक को डिफाइन करो। तरंगाक का प्रत्येक बिंदु होता है समान कला में। ठीक है, तरंगाक बिंदु व स्रोत के लिए तरंगाक आकार कैसा होगा, गोलीय होगा। रेखी के लिए कैसा होगा सर, बेलनाकार होगा। विस्तृत के लिए कैसा होता है, समतल होता है। तो आप देखो बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक एवरी टॉपिक में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, आपको डिस्कस करने हैं। आपकी बुक के पीछे जाके देखिए, बहुत सारे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनसे आप डिस्कस करें और आप खुद भी बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को मेड करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के उसके आंसर सर्च करो। तो ये वर्क आपको इस बार बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि पेपर जो पैटर्न है वो अभी उसका खैर उसका जो भी डिजाइन होगा अभी कंप्लीट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एक आइडिया हमें उन्होंने दिया है कि भाई बड़े क्वेश्चंस कम करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चंस आप बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करो बेटा, उनको हम लर्निंग मेथड। ओके बेटा, थैंक यू।